तो अब बात करें यूनियन बजट पर। निर्मला सीतारमण ने अपना नवा बजट पेश कर दिया है। ये भी उनका एक रिकॉर्ड है। पहली महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। उन्होंने क्या क्या बताया है हमने आपको विस्तार से बताया। एक एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं? मेरे साथ डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव हैं जो CEO हैं कनौडिया ग्रुप के। मेरे साथ हेमा गुप्ता जी हैं जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट है। मेरे साथ सचिन गोयल जी हैं जो कि एक टैक्स एक्सपर्ट है। मेरे साथ दिलीप कुमार सिंह जी हैं जो हमारे CEO और एडिटर इन चीफ हैं। मेरे साथ सुमित गर्ग हैं जो कि गोल्ड और सिल्वर के मामलों के एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ डॉक्टर विजय कुमार हैं जो कि विजय कुमार सिंह हैं जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। विजय जी, आपको ये बजट कैसा लगा? भले से इमीडिएट रिलीफ ना हो लेकिन कंटिन्यूटी का बजट तो है ही। सरकार जो विकसित भारत 2047 का सपना देख रही है उसकी तरफ आगे बढ़ने वाला। हाँ, ये बिल्कुल बजट जो है जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत विकसित हो और 2047 तक हम लोग जो है विकसित भारत और दुनिया के कंपटीशन में सबसे आगे जाएं। निश्चित रूप से यह बजट सराहनीय है और ये बजट अपेक्षाओं के अनुकूल है। और इस बजट को अपेक्षा के अनुकूल कहने के जो हमारा सबसे बड़ा आधार है वो ये है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो ये है कि पॉलिटिक्स के साथ साथ पोटेंसी और जो है मार्केट में जो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, वो क्रेडिबिलिटी अब जो है निश्चित रूप से दिखाई देगी। ग्लैमरस बजट नहीं है। ठीक है, ग्लैमरस नहीं है ये बड़ी बात है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि बहुत ग्लैमरस चीज़ें हों और इंस्टेंट चीज़ों की अपेक्षा हर इंसान को रहती है। वैसी इंस्टेंट फायदे देने वाला कम से कम ये बजट नहीं है। डिफेंस बजट का फिगर आ चुका है। डिफेंस बजट 1.80 लाख करोड़ रुपए का था जिसे बढ़ाकर 2.19 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिलीप सर, क्या इंडिकेशन मिलता है इससे? नहीं, कंप्लीटली अगर देखेंगे दीपक जी, जो अनाउंसमेंट हुआ है, अगर टोटल आउटले उसमें देखेंगे तो वो पिछले साल के मुकाबले इस बार ज़्यादा है। पिछले साल 6.81 लाख करोड़ का था जो इस बार 7.85 लाख करोड़ का है। तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है आप देख सकते हैं सीधा जंप है। और उसमें भी अगर उसको ब्रेक करके देखेंगे तो उसमें 2.3 लाख जो है जो कैपिटल आउटले है वो लगभग 28% ज़्यादा है पीछे के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। और उसमें ज़्यादातर खर्च जो है वैसे तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, खास करके सैलरी, मेंटेनेंस, पेंशन, इस पे खर्चा है। लेकिन 2 जो वेपन और मॉडर्नाइजेशन के लिए है जो 2.31 लाख करोड़ जो है, ये जो है इसको आप देखेंगे तो इससे साफ लगता है जो प्रिपेयर्डनेस है हमारी, जो खास करके राफेल को मुझे लगता है वहाँ पे लेने की पहले से तैयारी थी, तो उसके होने के आप इंडिकेशन, ये संकेत के रूप में देख सकते हैं। ये कहना तो मुश्किल है लेकिन संकेत के रूप में आप देख सकते हैं इसे। साथ ही साथ जो सबमरीन्स है वो कैपेसिटी, जो मॉडर्नाइजेशन जो है वो बेहतर होगा। भारतीय रक्षा जो हमारे लिए अभी जो बदलते हुए पूरे दुनिया है, जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, जो चाइना कर रहा है, जो रसिया उधर है, यूरोप से जो कुछ हो रहा है, तो व्यापार करने के लिए भी, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको अपने आप रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और वो ये जो बजट है वो उसका एक रिफ्लेक्शन है, वो उसका एक नतीजा है। उस तरफ जाते हुए हम दिख रहे हैं रक्षा बजट। डॉक्टर श्रीवास्तव, आप मुझे ये बताइए कि हाल ही के दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा संकट आया जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए। टैरिफ को 20 की 25 करा पहले, उसके बाद 50% कर दिया और उस संकट से भारत अभी भी निपट रहा है। क्या इस संकट को काटने के कोई मेजर्स आपको इस बजट के अंदर दिखाए गए? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस बजट में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके चलते आपको लगे कि हम टैरिफ का काट कर रहे हैं? देखिए, टैरिफ जो है अगर कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर लगा रही तो वो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु इसमें जो हमारे कंट्रोलेबल्स हैं उस पे ज़रूर काम करने की कोशिश की गई है। आज अगर भारत को एक सुपर पावर बनना है या 2047 की जर्नी में विकसित भारत के रूप में उभरना है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सहयोग देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सहयोग देना पड़ेगा, और जो इस बजट में पूरा ख्याल रखा गया है। आज अगर भारत के प्रोडक्ट्स उस तरह से कॉम्पिटिटिव होते हैं, क्योंकि भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर देश है, मगर हमें क्या है कि कई बार इंपोर्ट
करना पड़ता है कई प्रोडक्ट्स, जबकि भारत में ही बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। तो उसके तहत जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट की घोषणा हो रही है, जो काम हो रहा है पिछले 10 साल से, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाएगा। हमारे प्रोडक्ट्स की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो भारत की काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस, 14% है, 15% है, डेवलप्ड नेशन में ये 7 से 8% है, उसको कम करेगा। तो भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उसका इंपोर्ट पे फिर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो क्या है, कहीं ना कहीं हम अपने को थोड़ा सा अलूफ कर सकते हैं इस टैरिफ वॉर से, एंड कहीं ना कहीं अपने ही बेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। एंड भारत इस तरह की अगर चीज़ें करता है और इन लॉजिस्टिक कॉस्ट को कंट्रोल करने में सक्षम रहता है, जो दिख रहा है कि जिस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं होगा, तो इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत आकर्षित होगा। हम चिंतित हैं कि FIIs आ जा रहे हैं। देखिए, FIIs कई बार क्या है कि इमीडिएट सेंटिमेंट्स के लिए उतार चढ़ाव करते हैं, कई बार उनको दूसरी कंट्री ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है, वो एक ट्रेडिंग मेंटालिटी होती है। मगर एक कंपाउंडिंग और एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की मेंटालिटी के लिए आपको FDIs लाना भारत में ज़रूरी है। और FDI लाने के लिए FDI को उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देना, उस तरह के लॉजिस्टिक्स हब, सप्लाई चेन हब, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, उन सब चीज़ों पे पूरा काम कर रही है सरकार। और इसका ट्रांसलेशन देखिए धीमे धीमे दिखता है, बट कंपाउंडिंग दिखता है। आज जैसे 7 नेशनल स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड 7 जो प्रोजेक्ट्स रेल कॉरिडोर्स की बात हो रही है, उसमें से एक प्रोजेक्ट अगर हम बात करें पिछले 4 साल से चल रहा है, जो अहमदाबाद से बम्बई का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, वो लगभग 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब 1 लाख करोड़ में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं पिछले 4 साल में। तो आज की तारीख में वो प्रोजेक्ट लाइव नहीं हुआ है, परंतु इस दौरान कितने जॉब क्रिएशन हुए, कितना वहाँ पे एक सर्कुलर इकोनॉमी ग्रो की, उससे हमें फ़ायदा दिखते हुए दिखता है। ठीक है, तो चलिए, आप तमाम मेहमान जुड़े, आपने बजट पर इतनी सारी बातें शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।